Hello everyone, a very good morning and Jai Hind to all. Welcome back to our Indian Polity Sarthi series. We are now we are done with the till part 6 of the constitution. And let me give a glimpse of all the parts. Part 1 हमने किया था that deals with union and its territories. Part 2 that deals with the citizenship. Part 3 fundamental right. Part 4 DPSPs. Part 4A fundamental duties. Part 5 union executive and its legislature. Part 6 that is a state legislature and state executive. Seventh part was deleted in the constitution by 7th amendment act 1956. सातवें पार्ट को डिलीट कर दिया गया था बिकॉज जब इनिशियली चार कैटेगरीज में स्टेट्स को बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, एंड लेटर ऑन उसमें से सीओडी को कोलैबोरेट कर लिया गया था, तो एक स्टेट्स और यूटी का ही रह गया था. And for your information, you must know that जब since 1953 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए थे तो सबसे पहले हमारे पास 14 स्टेट्स थे एंड वी हैव 6 यूनियन टेरिटरीज. ये क्वेश्चन कई बार मैंने इवन इन द यूपीएससी, इन द डिफेंस ऑल्सो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते देखा है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन आया था, फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था एंड उस टाइम पर 14 स्टेट्स थे, 6 यूटीज थी. तो उस टाइम पर 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से 7th पार्ट ऑफ द शेड्यूल को डिलीट कर दिया गया था. एंड नाउ एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज. आपको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है 14 को और 2 6 में ऐड करना है 8. तो अगर एट प्रेजेंट कोई पूछे तो 28 स्टेट्स 8 यूटीज एंड एट द टाइम ऑफ दैट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 14 स्टेट्स 6 यूटीज वर देयर एंड द लेटेस्ट यूटी इज दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली दोनों इकट्ठी हो गई. सो आई अगेन वेलकम यू एंड माय इंडियन पॉलिटी सारथी कोर्स एंड आई होप अभी तक आपने सारे लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. एंड अगर आपने अभी तक उन सबको रिवाइज कर लिया है तो आई मेक श्योर, मैं आपको कह सकता हूं कि आप अभी कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए प्रीलिम्स का या मेंस का, आप बहुत इजीली उसको टैकल डाउन कर लेंगे. एंड अगेन आप हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, उनकी पीडीएफ फाइल आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन O2IAS Academy की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां जाकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं. इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स हुई कि वहां पर पीडीएफ फाइल नहीं थी, बट नाउ द पीडीएफ फाइल्स आर अवेलेबल एट O2IAS Academy मोबाइल एप्लीकेशंस. आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ जुडिशरी वन. ठीक है, जुडिशरी से क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेंस में इस बार क्वेश्चन दिखे. ठीक है, बिकॉज जुडिशरी को लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स में मैंने बहुत ही कम देखा है कि अगर पूछा भी है तो आर्टिकल नंबर 32 से पूछा है. 32 को इनडायरेक्टली, दैट इज द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 5 तरीके के रिट्स होती थी. नाउ बिफोर स्टार्टिंग जुडिशरी, अभी तक आपको ये बेसिक पता लग गया होगा कि एट द सेंट्रल लेवल वी हैव अ यूनियन गवर्नमेंट, देन वी हैव अ स्टेट गवर्नमेंट, देन वी हैव अ लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, अब ये हो रहा है. अब इसमें अभी तक हम कर चुके हैं कि स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं है टू द यूनियन. दोनों यूनियन और स्टेट दोनों की सोर्स क्या है? संविधान. दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट्स को डिराइव कर रहे हैं. नोबडी इज सबऑर्डिनेट here. State is not subordinate to the union government. They both are deriving power from the Constitution of India. The supreme is Constitution. Now we have a judiciary system. Judiciary में हमने करा था कि we have a integrated and we have a independent judiciary. Independent मतलब क्या है कि independence उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंस यहां पर क्या कहते हैं, पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं. उसमें बीच में कोई भी एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस नहीं होगी. उनसे रिलेटेड कोई भी रेजोल्यूशन है, अंटिल जब तक उनका रिमूवल का रेजोल्यूशन है, उनके बारे में कोई भी कोर्ट में डिस्कशन नहीं होगी. नाउ इंटीग्रेटेड क्या है और इंडिपेंडेंस का क्या है कि कुछ मामलों में ओरिजिनल जुरिडिक्शन सू मोटो दे कैन टेक एक्शन. अभी हम वो करेंगे आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल आपको 4 आर्टिकल अच्छे तरीके से याद रखने हैं. आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 142 हियर एंड आर्टिकल नंबर 136. ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल नंबर 32 रिट जुरिडिक्शन, 5 तरीके के रिट. आर्टिकल 142 आज मैं आपको बताऊंगा, अगर जब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि किसी मैटर में कंप्लीट जस्टिस नहीं हो रही है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर निकाल कर कंप्लीट जस्टिस करवा सकती है. दैट इज आर्टिकल नंबर 142. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें फिर कुछ भी कोई नहीं कर सकता. आर्टिकल नंबर 136. 136 क्या कहता है कि यहां पर एक चीज आती है स्पेशल लीव पिटीशन. ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन. स्पेशल लीव पिटीशन को मैं थोड़ा और ढंग से पढ़ाता हूं. अभी तक हमने किया था कि हाई कोर्ट में अगर कोई मैटर गया है
उसको हम चैलेंज करके कहां पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब आप कहो कि सर कुछ मैटर्स ऐसे हैं भाई, हाई कोर्ट से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो नोन एज कोर्ट ऑफ अपील। भाई अपील कर कर आप लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जा सकते हो। एसएलपी क्या होती है, स्पेशल लीव पिटीशन। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाल सकते हैं, बट इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। डिस्क्रिशन का मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, दैट इज विदाउट एड एंड एडवाइस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दिल करेगा तो एसएलपी को एंटरटेन करेगा, नहीं करा तो वो उसको कैंसिल आउट कर सकता है। एंड ऐसी एसएलपी हर रोज डलती हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो वहां पर लिस्ट ऑफ एसएलपीज होती हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि किस एसएलपी को एंटरटेन करना है और किसको उनको इग्नोर करना है। दैट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ अब हमारे यहां पर हायरार्की चलती है। ठीक है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप मोस्ट, देन उसके बाद वी हैव अ हायर हाई कोर्ट्स जो एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास आ गया लोअर कोर्ट्स, दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। नाउ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्री इंडिपेंडेंस, भाई इंडिपेंडेंस से पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट होता था, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल कहां पर होती थी सीट, इंग्लैंड में। ठीक है, राज कर रहे थे वो इंग्लैंड में, तो आप इसको कोर्ट ऑफ अपील से प्रीवी काउंसिल में ले जा सकते थे। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रीवी काउंसिल को यहां पर हटा दिया जाता है। नाउ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इज सुप्रीम कोर्ट एंड द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द ऑल द कोर्ट्स। यहां पर जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा वो बाइंडिंग होगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनल इंटरप्रेट करने वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इसका एग्जांपल आपको आज रिगार्डिंग द हिजाब, जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पे भी 3 मेंबर्स का एक पैनल बैठा है, उस पे आज वो कुछ ना कुछ डिसीजन सुनाएंगे। बिकॉज द अदर पार्टी इज सेइंग दैट कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 हमने किया था, दैट इज राइट टू प्रोफेस द रिलीजन। प्रोफेस रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल्स थे, तो यहां पर कहा गया कि हमारे पास यहां पर इंडिपेंडेंस है कि हम रिलीजियस अफेयर्स में कुछ भी कर सके। बट अब इससे रिलेटेड चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया है। एंड नाउ टुडे लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट हिजाब वाले केस पे क्या जजमेंट देती है। देन तो यहां पर फाइनल इंटरप्रेट, भाई कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंफ्यूजन हो गई तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए कौन है, सुप्रीम कोर्ट। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कौन गार्ड कर रहा है संविधान को, सुप्रीम कोर्ट गार्ड कर रही है। दैट इज ओके। नाउ Indian Constitution has established integrated judicial system with Supreme Court at the top and उसके नीचे हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट के नीचे we have our subordinate courts। ठीक है, तो ये सिंगल सिस्टम है हमारे, हमने कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब कि वो सेंटर के भी और स्टेट के भी दोनों लॉज को एंटरटेन कर रहा है। अनलाइक द यूएसए में क्या है, स्टेट्स जो उनके 50 स्टेट्स हैं वो स्टेट्स के स्टेट वाली जुडिशरी करेगी, और जो फेडरल है वो फेडरल उनकी सेंटर वाली जुडिशरी एंटरटेन करेगी। बट हमारे यहां पर अगर कोई हाई कोर्ट है, मान लो कि शिमला मतलब हिमाचल में कोई मैटर है, भाई वहां से चैलेंज होके वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। Now, Article 124 to 147 in the Part 5 of the Constitution, because Part 5 किसका था, यूनियन का, यूनियन में आएगा सुप्रीम कोर्ट, that deals with the independence, powers and procedures of the Supreme Court. At present, we have 33 plus 1, that is the total strength of the Supreme Court. एक आपको मैं ये फंडा बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट में आज जजेस बढ़ाने हैं तो द पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। भाई 34 से 35 करने हैं, 35 से 36 करने हैं, कुछ भी करना है, पार्लियामेंट हैज द पावर। इस पॉइंट को आप बिल्कुल अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। हाई कोर्ट में अगर आपको जजेस बढ़ाने हैं, बिकॉज हाई कोर्ट के अभी फिक्स नहीं है, स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, दैट पावर लाइज विद द प्रेसिडेंट। ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के पास पावर है, हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट के पास पावर है। ठीक है, दैट वन इज कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर। एक फैक्ट और बता देता हूं आपको मैं, वो पेपर से, इस पेपर में आई डोंट थिंक सो कोई पूछेगा, अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बाकी जजेस होते हैं उनको हम कहते हैं प्यून जजेस, PUISNES, इसे प्रोनाउंस करते हैं प्यून जजेस। तो अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 33 जजेस हैं, दैट कॉल्ड एज प्यून जजेस। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर बट एक्सट्रीम कोई वर्स्ट केस हुआ कि हमारे पेपर में आए, दैट इज कॉल्ड प्यून जजेस। नाउ
लेट्स स्टार्ट कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। ये तो हम कर चुके हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड उसके नीचे गवर्नर का रोल आ जाता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टॉपिक जो अपना कल किया था गवर्नर, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये कैसे अपॉइंट होते हैं, उसके लिए वी हैव अ कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, कोलिजियम मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल, कोलिजियम सिस्टम बैठेगा। ठीक है, इससे इंटरफेयर करने की कोशिश एक बार करी गई थी बाय 99th अमेंडमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सरकार कहती है कि भाई जब जजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं अब आप, तो भाई अगर हम कोलिजियम में क्या होता है, खाली जजेस बैठते हैं, तो ये कह कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स के इनको पता लगा कि भाई जजेस आपस में किसी ना किसी को फेवर कर रहे हैं, तो सरकार कहती है कि हम एनजैक लेकर आएंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। व्हेन द वर्ड कम्स कमीशन, कमीशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, एंड उसके बीच में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ मिनिस्टर, कोई एक मिनिस्टर भी बिठा दिया। बट हमने एक केस किया था, केबीसी केस, केशव नंदा भारती केस। मैंने आपको कहा था, डेट याद रखना है आपको, सचिन का बर्थडे 24 अप्रैल 1973। उस केस में कहा गया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। भाई आप संविधान को चेंज करो बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच करोगे। बेसिक स्ट्रक्चर कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि बीच में कोई भी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर नहीं आएगा, तो एग्जीक्यूटिव कैसे ला सकते हो, इसलिए 99th अमेंडमेंट को नल एंड वाइड कर दिया गया बाय द जुडिशरी, कैंसल आउट कर दिया गया। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। Now, Chief Justice is appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme High Court he deems necessary. अगर उनको लगता है तो। Although अभी तो हमारे जो अभी लॉ मिनिस्टर चल रहे हैं, मोस्ट डायनामिक, मैं कह सकता हूं कि अभी पिछले कुछ सालों में सबसे डायनामिक लॉ मिनिस्टर बने हैं किरण रिजिजू जी, जो कि बहुत जल्दी क्लियरेंस दे रहे हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, एंड इस टाइम तो अभी पहली बार तो एक वुमेन जज भी आई हैं जो सितंबर 2023 में जाकर चीफ जस्टिस बनेंगी, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस सिंस द इंडिपेंडेंस। आने वाली है इसी ग्रुप में से जो अभी जजेस हैं। ठीक है, द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो ये वर्ड है ना आफ्टर कंसल्टेशन, ये तंग कर रहा था बहुत सालों से। भाई आफ्टर कंसल्टेशन में कह रहा है कि भाई चीफ जस्टिस की बात को खाली सोल ओपिनियन माना जाएगा कि जो बाकी जजेस है उनको भी माना जाएगा। इसके लिए तीन केसेस हुए, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जज केस के बाद एक निकल कर आया कि भाई देयर इज अ कोलिजियम सिस्टम, खाली चीफ जस्टिस का जो व्यू है वो बाइंडिंग नहीं होगा। चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर जजेस बैठेंगे एंड इन 4 जजेस में से मान लो 2 भी इसके अगेंस्ट है, कोई भी अपॉइंटमेंट हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जज की, 2 बंदे भी अगर अगेंस्ट है तो डिसीजन ना लिया जाए एंड खाली चीफ जस्टिस की से फाइनल नहीं होगी। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। भाई चीफ जस्टिस के अलावा जो भी जज हैं उसमें उनसे ऑब्लिगेटरी होगा कि उनसे पूछा जाएगा। नाउ हाउ दे आर अपॉइंटेड हम डिस्कस करते हैं। नाउ कैसे इवोल्यूशन हुआ कोलिजियम सिस्टम का। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, अंडर विच द एलिवेशन ऑफ द जजेस और द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और ट्रांसफर ऑफ जजेस आर डिसाइडेड बाय द फोरम व्हिच कंसिस्ट चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 4 जजेस बैठेंगे सीनियर मोस्ट। ठीक है, देयर इज नो मेंशन ऑफ कोलिजियम इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और इन द सक्सेसिव अमेंडमेंट। ओरिजिनली नहीं दे रखा था कुछ भी। ठीक है, बाद में जब कंट्रोवर्सी होनी स्टार्ट हुई, आपने जब मैं आपको इंदिरा गांधी वाला एरा बताया था तो मैंने आपको बताया था उस टाइम तो ये भी इश्यू क्रिएट हो गया था कि इंदिरा गांधी मैम ने सबसे पहले मिस्टर रे, जस्टिस रे को 3 उनसे सीनियर जज थे उनको हटाकर इनको चीफ जस्टिस बना दिया बिकॉज ये उनके फेवर में जजमेंट देते थे। उसके बाद ये क्लॉज कहा गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। अब ये कन्वेंशन चल रही है कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा एंड उसी सीनियरिटी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस आपको देखने के लिए मिलेगी 2023 सितंबर में। दैट विल बी अ रिकॉर्ड। क्लियर? नाउ फर्स्ट जजेस केस। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, इट ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज। अब जो वर्ड है ना कंसल्टेशन, उसने तंग कर दिया। अब सबसे पहले आया फर्स्ट जजेस केस, उसमें कहा कि भाई कंसल्टेशन का मतलब डज नॉट मीन कंकरेंस, इट जस्ट इंप्लाई, भाई मैं आपसे कंसल्ट कर रहा हूं दैट मींस आपके व्यू ले रहा हूं, ये नहीं कि जो आपने कह दिया मैं वही मानूंगा। फर्स्ट जज केस आया 1982 में। नाउ सेकेंड जज केस 1993, द कोर्ट रिवर्स इज अर्लियर डिसीजन। भाई कोर्ट अपने डिसीजन को ही चेंज कर दिया, जैसे हमने किया था कि गोलकनाथ केस आया,
गोलकनाथ केस में कहा था संविधान को चेंज नहीं कर सकते आप, बट इसको केबीसी केस, केशव नंदा भारती केस में रिवर्स कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशंस। भाई खुद ही करके इंटरप्रेट करके उसको रिवर्स कर दिया, रूलिंग को उल्टा कर दिया। हेंस इट रूल्ड दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस इज बाइंडिंग। भाई जो चीफ जस्टिस कह रहा है कंसल्टेशन वो फाइनल है, उसके अलावा नहीं माना जाएगा। बट ये अगेन चैलेंज हुआ, ठीक है। बट एनी एडवाइस tendered by the chief justice consulted with two of the senior most judges. It was also decided president should appoint the senior most judge in the supreme court as chief justice. अगर आपके पास आए कन्वेंशन तो सेकंड जज केस में ये कन्वेंशन आई गई कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद हो, फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट हो, सेकंड जजेस केस। इसके बाद थर्ड जज केस आया, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया द कंसल्टेशन प्रोसेस शुड बी बेस्ड ऑन प्लूरलिटी ऑफ द जजेस। दैट मीन्स इसमें कोलिजियम बैठे, दो जज ना बैठे, चार जजेस का बैठे। सेकंड जजेस में कहा गया दो जजेस बैठे चीफ जस्टिस के साथ, इसमें कहा गया चार जजेस को बिठाया गया। एंड कहा गया कि इवन इफ टू जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। भाई दो चार इनमें से दो जजेस ने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया अपॉइंटमेंट के टाइम, तो भाई वो नाम आप आगे राष्ट्रपति जी के पास ना भेजें, लॉ मिनिस्ट्री के पास ना भेजें। एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो चल रहा है थर्ड जज केस के बेस पे कोलिजियम सिस्टम। क्लियर वन। सेकंड जजेस केस याद रखना है जिसमें कहा गया सीनियर मोस्ट जज विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्यों आया? बिकॉज इससे पहले इंदिरा गांधी इरा टाइम पर जो जजेस ने इंदिरा गांधी जी की मैम के फेवर में डिसीजन दिए या जजमेंट सुनाई, मैम ने उनको सुपरसीड कर चीफ जस्टिस बनाया। इसलिए एक गलत ट्रेंड वहां पर स्टार्ट हो चुका था कि भाई आप सीनियरिटी को यहां पर इग्नोर कर रहे हो। बट इन द सेकंड जजेस केस ये डिसाइड करा गया इन 1993 कि सीनियर मोस्ट जज विल बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ क्वालिफिकेशन, सिटीजन होना चाहिए इंडिया के, सबसे जरूरी है। हाई कोर्ट के जज होने चाहिए वो 5 साल के लिए, या फिर वो एडवोकेट हो हाई कोर्ट के 10 साल के लिए, या फिर ये सबसे तगड़ा ओपिनियन है कि भाई वो बहुत डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ कि वो डिस्टिंग्विश क्या है क्या नहीं, गवर्नमेंट विल डिसाइड। एंड इस बार तो ऐसा भी हुआ है कि बार काउंसिल, एक चीज होती है बार काउंसिल, आप में से अगर कोई लॉ कर रहा हो, लॉ के बारे में अगर आप में से किसी के फैमिली में कोई भी हो तो एक बार काउंसिल का पेपर होता है। तो बार काउंसिल के बाद भी डायरेक्टली इस बार एक जज का अपॉइंटमेंट करा गया है बिकॉज ऑफ हर रिकॉर्ड्स। आई थिंक वो वुमेन जज ही थे जो उनके रिकॉर्ड्स के बेस पे उनको इस बार रखा गया है। ना ये क्वालिफिकेशन है, ये आपको पता हो। हाई कोर्ट के जज टेन्योर क्या होगा, 65 ईयर्स या फिर उससे पहले वो रिटायर हो जाएं। ठीक है। कोई भी केस ऐसा हुआ कि एज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको डिसाइड कौन करेगा? जो पार्लियामेंट एक अथॉरिटी बनाती है वो एज से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको डिसाइड करेंगे। या फिर वो जब मर्जी रिजाइन करते राष्ट्रपति जी को लिख दें कि हम रिजाइन कर रहे हैं। He can be removed by the president on the recommendation of parliament। ये कैसे हो गया कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल पास होगा, एंड उनको रिमूवल करने के खाली दो ही ग्राउंड्स हैं, या तो हो वो मिसबिहेवियर या फिर हो वो इनकैपेसिटी। ठीक है भाई, इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज। इन दो क्लॉजेस पे उनके खिलाफ यहां पर रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी तक ना तो कोई राष्ट्रपति जी हटे हैं और ना ही कोई जज हटा है। ऑल्दो एक बार आई थिंक इन द 93 या 92 एक जज के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, रिमूवल प्रोसेस, बट कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। एक हाउस में वो पास भी हो गया था, कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट कर दिया, इसलिए वो रेजोल्यूशन डाइल्यूट हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर वन। तो अभी तक कोई भी राष्ट्रपति और कोई भी जज इंपीच नहीं हुआ है। सैलरी पार्लियामेंट डिटरमिन करती है, एंड सेम जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था, दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दैट मींस भाई ये नहीं कि आज को कोई भी जजमेंट अगेंस्ट दे दे मोदी गवर्नमेंट के तो भाई इनकी तनख्वाह काट दो। इनकी जो भी सैलरीज हैं दे आर नॉन वोटेबल, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। नाउ सैलरी कैन नॉट बी वेरी टू द डिसएडवांटेज एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। भाई आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगी है तो उस टाइम पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी तनख्वाह कम करी जा सकती है, बट उसके अलावा देयर इज नो प्रोविजन। इस पे आप कोई भी वोटिंग नहीं करोगे। क्लियर। नाउ एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग जैसे हमने किया था मॉनिटर, भाई मॉनिटर नहीं है तो उसकी जगह पे एक एक्टिंग मॉनिटर बना दिया। कब भाई? या तो आज मॉनिटर की पोस्ट ही खाली हो गई है, या भाई मॉनिटर कुछ दिन तक, भाई चीफ जस्टिस कुछ दिन तक एब्सेंट हो गए,
या फिर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो तब उस टाइम पर एक एक्टिंग चीफ जस्टिस आ सकता है, हु विल अपॉइंट प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट हियर इज द प्रेसिडेंट। कई बार क्वेश्चन में इसको कंफ्यूज करते हैं बाय राइटिंग पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर गुलजारी लाल नंदा, ये केबीसी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुलजारी लाल नंदा वाज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आफ्टर जवाहरलाल नेहरू डेथ, देन लाल बहादुर शास्त्री डेथ, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। नाउ सीट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पर आप कल को कहो कि सर दिल्ली से, जैसे पिछली बार डिमांड उठी थी, साउथ वाले बंदे कहते हैं कि हमें सर यहां से आकर दिल्ली आना पड़ता है, तो आप ऐसा करो कि इसके सर्किट हाउसेस खोल दो, आप एक ब्रांच यहां खोल दो, एक ब्रांच आप यहां पे, बट उसको कैंसिल आउट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, अपने आप में सुप्रीम है, उसकी बॉडी एक ही होगी, दैट इज दिल्ली इज द सीट 1। नाउ हु हैज द पावर टू चेंज द सीट, क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसके पास पावर है इस सीट को चेंज करने की, देन चीफ जस्टिस। क्वेश्चन आएगा तो चीफ जस्टिस, बट चीफ जस्टिस अपने आप से नहीं कर सकता, उनको उससे पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति जी से। राष्ट्रपति जी का मतलब क्या है, सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अदरवाइज सीट को चेंज नहीं करा जा सकता। बट इफ क्वेश्चन कम्स देन प्रेसिडेंट, देन चीफ जस्टिस इज द राइट आंसर। क्लियर? एडहॉक, एडहॉक मींस टेम्परेरी पर्पस पे, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज अ लैक ऑफ कोरम, कोरम हमने पार्लियामेंट में किया था, दैट इज 10%, भाई मिनिमम बंदे तो बैठे हैं तभी तो स्पीकर हाउस को प्रोसीड करेगा सेशन को। तो अगर कोरम नहीं है, लैक ऑफ कोरम हो रहा है, भाई मिनिमम जो जजेस चाहिए केस को सुनने के लिए वही कम ही पड़ गए हैं, देन चीफ जस्टिस कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच, हाई कोर्ट से बेंच पे बिठा सकता है। सच अ स्टेप कैन बी टेकन ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लस जिस हाई कोर्ट से लेकर आ रहे हैं उससे, मान लो हिमाचल हाई कोर्ट से वो लेकर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, तो पहले तो एक तो राष्ट्रपति जी से पूछना पड़ेगा, प्लस हाई कोर्ट जो हिमाचल का हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस से यहां पर कंसर्न करना पड़ेगा। एंड थर्ड वन, जिस जज को वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ रहे हैं उस जज के पास सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड एडहॉक जजेस। बट हियर इंपॉर्टेंट इज सीजीआई अपॉइंट, नॉट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एडहॉक जजेस। थर्ड, रिटायर्ड जजेस अभी नहीं होता है, कभी कभी इन्हें कमेटीज में लाया जाता है। चीफ जस्टिस एक रिक्वेस्ट कर सकता है रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के या जज ऑफ द हाई कोर्ट के कि भाई आप टेम्परेरी पीरियड के लिए आप आ जाइए, आपकी हमें कुछ ना कुछ नॉलेज विजडम चाहिए, ठीक है, वो भी राष्ट्रपति जी से पहले पूछकर। एंड इस टाइम पर जो अपॉइंटेड पर्सन है उसको पार्लियामेंट के थ्रू पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको वो मिलेगी जो राष्ट्रपति जी डिटरमिन करेंगे। क्लियर? दैट इज कॉल्ड रिटायर्ड जजेस। नाउ इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने अभी बताया कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये रिमूव खाली तभी करे जा सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इसके अलावा पार्लियामेंट में इनके मैटर से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन भी नहीं हो सकती, जब इनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा होगा उसी टाइम पर खाली इनके लिए डिस्कशन स्टार्ट होगी। एंड पार्लियामेंट के पास ही पावर है, कोई भी सीट्स को बढ़ाना है, इनकी पावर्स को कम करना है, कर्टेल करना है, उसके अलावा किसी के पास भी पावर नहीं है, ठीक है। नो डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड कोई भी कंडक्ट जो होगा उसके डिस्कशन नहीं करी जाएगी इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेचर, एक्सेप्ट जब उनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। नाउ द जुरिडिक्शन पास, भाई सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी जुरिडिक्शन की पावर है। नंबर 1 इज द ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब क्या है, सुमोटो। सुमोटो मतलब वो खुद से इस चीज पर कोई भी डिक्री या कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट दे सकते हैं, उनके पास खुद से पावर है, ठीक है। वो कौन कौन से केसेस होते हैं एंड कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। नाउ देयर आर सर्टेन केसेस व्हिच फॉल्स इन द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट मींस सच केस बिगिंस एंड ओरिजिनेट इन सुप्रीम कोर्ट ओनली। ओरिजिनल का मतलब क्या है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट से ही स्टार्ट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। नाउ सच केसेस कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन एनी अदर कोर्ट, भाई किसी और कोर्ट में आप नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ही उसको हैंडल आउट करेगा, ठीक है। अब कौन कौन से केसेस है। नंबर 1, कोई भी एक केस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ है और कोई और एक स्टेट एक तरफ है, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की वर्सेस कोई भी एक स्टेट ऑफ बिहार, यूपी, भाई दोनों में लड़ाई हो रही है, डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, भाई इनके साथ एक स्टेट है और एक स्टेट इस साइड पे, ये लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स,
इस पे सुप्रीम कोर्ट बीच में ओरिजिनली खुद बीच में आ सकता है। बट अगर वो मामला हुआ रिवर्स का, तो रिवर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता है। रिवर्स के मामले में वी हैव अ ट्रिब्यूनल्स, फॉर एग्जांपल कावेरी ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? जिनके पास जुडिशियल पावर्स हैं बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ द कोर्ट। तो इसलिए ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए हैं सर? फिर ट्रिब्यूनल थोड़ी जजमेंट तेज देते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग है, तो ट्रिब्यूनल्स इसलिए बनाए हुए हैं। ठीक है, तो रिवर्स रिलेटेड है, मान लो कोई पेंशन से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, कोई भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आएगा। कोई कमर्शियल फाइट हो रही है दो स्टेट्स के बीच में, सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आएगा रिवर्स पे। तो सर रिवर्स के बीच में मुल्ला पेरियार डैम नीचे बहुत सारे रिवर्स हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों आता है? बिकॉज ट्रिब्यूनल के बाद भी अगर आप चाहो कि ट्रिब्यूनल के मैटर से खुश नहीं हो, तो आर्टिकल नंबर 136 यूज कर आप SLP डाल सकते हो, स्पेशल लीव पिटीशन, एंड स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू आप उसको सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा सकते हो। नाउ इट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट, वो उस चीज को एंटरटेन करे या ना करे। दैट इज कॉल्ड स्पेशल लीव पिटीशन। क्लियर? नाउ सेकेंड इज द रिट जुरिडिक्शन। हम कर चुके हैं आर्टिकल नंबर 32। 5 तरीके की रिट थी हमारे पास। हेबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, भाई बंदे की बॉडी को लेकर आओ। मेंडेमिस, वी कमांड, भाई नीचे वाली अथॉरिटी ढंग से काम नहीं कर रही है। प्रोहिबिशन, मान लो नीचे वाले कोर्ट के पास पावर नहीं थी, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, उसने उसमें कोई जजमेंट सुनाने की कोशिश करी, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है। सर्जरी, सी स्टैंड फॉर क्योर ऑल्सो, भाई वो लोअर कोर्ट को कह रहा है कि या तो इस मैटर को क्वैश कर दो, कैंसिल कर दो, या फिर इस मैटर को हमारे पास ट्रांसफर कर दो। सर्जरी। लास्ट इज क्यू वारंटो, किस वारंट के साथ आप यहां पर बैठे हो? पब्लिक ऑफिस, नॉट इन द प्राइवेट ऑफिस। क्लियर? दैट इज द रिट जुरिडिक्शन। आर्टिकल 32 मैंने आपको कराया था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। आर्टिकल नंबर 226, हाई कोर्ट के पास पावर है रिट जुरिडिक्शन की। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, एंड यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट ऑल्सो। The writ jurisdiction of the Supreme Court is narrow than the High Court, because High Court can issue writ even for the enforcement of the legal right. भाई High Court तो legal rights के लिए भी, legal rights के मतलब fundamental rights के अलावा constitutional rights, उसके लिए भी writ jurisdiction का यूज कर सकता है। But Supreme Court can use only for the fundamental rights. Article number 32, soul of the Constitution, B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। थर्ड इज appellate. Appellate मतलब कि भाई कोर्ट ऑफ अपील, भाई आप अपील कर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ डिस्प्यूट रिलेटेड द प्रॉपर्टी, मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विसेज, सिविल केसेस, जो मैंने बताया था ना आपको, यूनिफॉर्म सिविल केसेस कोड, भाई सिविल जो केसेस हैं उससे रिलेटेड कोई भी मैटर है, ठीक है, एंड उसमें कोई ऐसा मैटर है पब्लिक इंपॉर्टेंस का जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो अपील के थ्रू हाई कोर्ट से आप सर्टिफिकेट लेकर सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। कोई भी सिविल केस जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है। नाउ अगर वो लोअर कोर्ट में नहीं हो पा रहा है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरप्रेट करने के लिए भेज सकते हैं। क्लियर? नाउ अर्लियर द फाइनेंशियल लिमिट वाज 20,000 कि भाई अगर 20,000 तक का मामला हुआ तो ही, बट नाउ बाय 30th अमेंडमेंट देयर इज नो मिनिमम अमाउंट। भाई कोई भी अमाउंट हो, पहले था कि भाई इतना अमाउंट से ऊपर हुआ तो ही आप चैलेंज कर सकते हो, अब वो अमाउंट हटा दिया गया है। क्लियर? एपीलेट का मतलब कोर्ट ऑफ अपील। अपील्स इन द क्रिमिनल केसेस, भाई सिविल केस के अलावा अगर कोई क्रिमिनल केस है, अगर मान लो, इसको मैं रीड कर देता हूं, फर्स्ट द हाई कोर्ट set aside an appeal or an order of acquittal passed by the lower court and award death sentence। मान लो लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यहां पर डेथ सेंटेंस सुना दिया, तो क्वाइट ऑब्वियस है जिस बंदे की मौत हो रही है, जान जा रही है, वो उसे अपील तो करेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सेकंड, अपील कैन आल्सो मेड टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हायर कोर्ट विथड्रॉ अ केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ एंड declares the accused guilty and award death sentence. In this situation also appeal can be made as a matter of right without certificate from the court। भाई यहां पर तो हाई कोर्ट से पूछने की भी जरूरत नहीं है। मान लो कि हाई कोर्ट ने यहां पर एक्यूज को गिल्टी कर दिया, तो यहां तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्लियर वन? यहां पर तो फिर भी पूछने की जरूरत पड़ सकती है। पूछना मतलब हाई कोर्ट से आप एक सर्टिफिकेट लेते हो, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो, बट यहां पर तो अगर हाई कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया आपको डेथ पेनल्टी, तो आप बिना पूछे जा सकते हो, बिकॉज इसके अलावा तो आपके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है, इसके बाद तो फिर मौत ही है। दैट इज अपील इन द क्रिमिनल केसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, भाई कोई भी संविधान से, मैंने आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल
इंटरप्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कोई भी ऐसा केस आया, ना तो वो सिविल केस था ना क्रिमिनल केस था, बट कोई एक ऐसा केस है जहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है बट उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो उस कंफ्यूजन को इंटरप्रिएट करने के लिए फाइनल पावर लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। तो अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है, अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देता है कि भाई दिस मैटर इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो मैटर जाएगा। थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट इज सिविल केसेस, सेकेंड क्रिमिनल केसेस, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ट्रिपल सी। अपील बाय द स्पेशल लीव, ये आपको याद हो जाना चाहिए, आर्टिकल नंबर 136। भाई डायरेक्टली आपने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी डाल दी, बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। अब इसको वो एंटरटेन करे या ना करे, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी मैटर, इट इज ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट एक्सेप्ट द मिलिट्री, बिकॉज फौज का क्या होता है, आपके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल, वो वहीं पर सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप में से कोई चंडीगढ़ आया है तो वेस्टर्न कमांड से पीछे आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है, वहां पर आर्म फोर्सेस के केस सॉर्ट आउट होते हैं। सो आर्टिकल 136 स्पेशल लीव आप डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं, दैट इज बाय द स्पेशल लीव। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए, 143, 136, ठीक है, ये आपको रट जाने चाहिए। ये क्या है कि मान लो कि कोई मैटर है, ठीक है, वो यहां पर राष्ट्रपति जी उस मैटर पे कोई भी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति जी एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और यहां पर जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देती है वो बाइंडिंग नहीं है राष्ट्रपति जी के ऊपर, राष्ट्रपति जी माने या ना माने। अब यहां पर दो केस आते हैं, पहला आता है कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, राष्ट्रपति जी को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में और मे नॉट क्या अब तक इंफॉर्मेशन एडवाइस ना भी दे। बट अगर कोई संविधान से रिलेटेड मैटर है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, भाई कोई भी मैटर है, तो उस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इंफॉर्मेशन देनी ही देनी पड़ेगी, बट राष्ट्रपति जी बाउंड नहीं है, वो माने या ना माने, ठीक है। तो जब भी आपको एक बात बताता हूं, एक होता है सिंगल बेंच, एक जज बैठा है, एक है डिविजनल बेंच, दो जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसपे मिनिमम 5 जज बैठेंगे ही बैठेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो मिनिमम 5 जजेस बैठेंगे, क्लियर। एंड 5 के बाद मान लो कि उस मैटर पे कुछ नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम मान लो कि एक जजमेंट आ जाई, ठीक है, आज एक जजमेंट आ गई मान लेते हैं 17 फेब को, अब इसको जब दोबारा से मान लो कि इस सेम जजमेंट को जब दोबारा चैलेंज किया जाएगा और मान लो उसको अब इंटरप्रेट करे सुप्रीम कोर्ट, तो इस टाइम पर अगर 5 बैठे थे तो इस टाइम पे 7 बैठेंगे, इससे ज्यादा बैठेंगे, कम नहीं बैठेंगे। दिस इज द रीजन सबरीमाला जजमेंट अभी तक चल रही है, 5, 7, 9 पे आ गई है, एंड अभी तक इंडियन जुडिशियल में सबसे ज्यादा जजेस केबीसी केस, केशवानंद भारती केस में 13 जजेस का बेंच बैठा था, डिसीजन आया था 7:6 का। द मैक्सिमम जजेस 13 से ऊपर अभी तक नहीं गए हैं, क्लियर, ये आपको पता हो। नो, सो दिस इज अबाउट दिस सुप्रीम कोर्ट। आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल्स हैं, वो मैं आपको अच्छी तरह से याद करवा देता हूं। आर्टिकल नंबर 13 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल नंबर 32 रिट जुरिडिक्शन, आर्टिकल नंबर 136 here is the special leave petition, article number 142 complete justice, supreme court can do the complete justice by passing the decree, order or the judgment। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि यहां पर कंप्लीट जस्टिस नहीं हुई है, तो ये एक तरीके से बहुत खतरनाक पार है सुप्रीम कोर्ट की। जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना डिसीजन दे सकता है, एंड दैट डिसीजन इज बाइंडिंग, क्लियर। तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट। नाउ द पार्ट 6 दैट डील्स विद द हाई कोर्ट्स, ठीक है, सेम सिस्टम है। हाई कोर्ट्स में आपको जो मोटे मोटे पॉइंट है, पहले ये बताओ कि राष्ट्रपति जी यहां पर कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो राष्ट्रपति जी के पास पावर है। उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट के बाद हाई कोर्ट में अभी एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स हैं। यहां पर आप सीट्स जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन से हाई कोर्ट की सीट कहां पर, फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ सीट है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ हाई कोर्ट्स जो हैं उनकी सीट्स बड़ी कंफ्यूजिंग है, जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल्स में ही हो। फॉर एग्जांपल केरला की सीट अब एर्नाकुलम में है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि वहां पर सीट्स किसी और जगह पे बना रखी हो, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमारे पास हाई कोर्ट्स आ गए। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन 1862 में हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास 3 जगह पर यहां पर
ये स्टैब्लिश किया गया था। एंड दिल्ली इज द ओनली यूटी, इकलौती यूटी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। दिल्ली इज द ओनली यूटी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोवाइड करता है कि हाई कोर्ट हो हर एक स्टेट का, बट पार्लियामेंट ऑथोराइज्ड है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हैज अ कॉमन हाई कोर्ट, चंडीगढ़। नाउ अब मान लो पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एक्सटेंड और कर्टेल द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ओवर अ यूनियन टेरिटरी। भाई अगर कोई भी हाई कोर्ट की पावर को कर्टेल करना है, कम करना है ओवर यूटी, किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। बट नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना है, कम करना है, वो पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति जी के हाथ में है। इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के हाथ में है। जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं इनके? ठीक है, वही सेम कोलिजियम सिस्टम। इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीजीआई प्लस 4 मोस्ट जजेस, इन हेयर द 2 सीनियर मोस्ट जजेस। कोलिजियम सिस्टम ही है, सेम। जजेस कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट समझ के ये मत समझना कि गवर्नर करेगा। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर। भाई जो स्टेट का गवर्नर होगा, हिमाचल प्रदेश का गवर्नर प्लस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उनसे पूछ के वहां का चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, हमने कर लिया। और चीफ जस्टिस के अलावा जो बाकी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है, इट शुड बी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ स्टेट, ऑफ इंडिया, एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस वो नाम भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। दैट इज द कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, जुडिशियल ऑफिस उसने हेल्ड करा हो फॉर द 10 इयर्स, या फिर एडवोकेट वो हाई कोर्ट का 10 साल तक, ये तीनों कंडीशन चाहिए, उसके बाद ही वो हाई कोर्ट के जजेस बन सकते हैं। नाउ अब यहां पर पॉइंट आ जाता है, ठीक है, इनमें से कोई भी हो, यहां पर और है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो चाहिए ही चाहिए। अब यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट वाले केस में एक पॉइंट था कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पर कोई भी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का फंडा नहीं है। क्लियर? टेन्योर सेम 65 इयर्स था सुप्रीम कोर्ट के लिए, यहां पर 62 चाहिए होगा। रिजाइन कर सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति जी को लिखकर, उसके बाद ये उसी तरीके से रिमूव होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। दैट इज दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल पास होगा। अभी तक कोई भी इंपीच नहीं हुआ है। या फिर ये एक और भी है, जब ये वेकेट कर सकते हैं, ही वेकेट हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भाई ऐसा भी हो सकता है बंदे की प्रमोशन आ गई, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। या फिर हिमाचल प्रदेश में मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उस टाइम पर भी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। दिस इज द ओनली कंडीशन जिस टाइम पर एक वैकेट हो सकती है सीट। क्लियर? नाउ सैलरी सेम पार्लियामेंट के थ्रू डिटरमिन करती है, एंड वही चार्ज ऑन सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दैट मींस इसके ऊपर कोई भी वोटिंग नहीं होगी, सेम लाइक अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक्सेप्ट द फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। नाउ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनकी सैलरी है हाई कोर्ट के जजेस की, वो तो आ रही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। स्टेट का सारा पैसा इकट्ठा कहां होगा? सीएफएस में। बट जो उनकी पेंशन है वो सरकार वाले सीएफआई से आएगी। ये आपको प्लीज बहुत अच्छे से याद रखना है। पेंशन सेंटर से आएगी हाई कोर्ट की, बट तनख्वाह स्टेट से आएगी हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में दोनों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, सेंटर से आएगा। ट्रांसफर ऑफ जजेस, राष्ट्रपति एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट सीजीआई से पहले पूछ के। ठीक है, 94 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू चाहिए, कि जुडिशियल रिव्यू मतलब ये नहीं कि आपको किसी के साथ कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं तो आप उसको यहां से कहीं और ट्रांसफर कर दो। दैट मींस उसके ऊपर जुडिशियल एक रिव्यू कर सकती है, कुछ आर्बिट्रेरी तरीके से, कुछ यहां पर पर्सनल ग्रज निकालने के लिए तो ट्रांसफर करा है। ठीक है, तो थर्ड जज केस में कहा गया कि सीजीआई शुड कंसल्ट कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। हिमाचल से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, मान लेते हैं, तो पहले तो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज, पहले तो 4 सीनियर मोस्ट जज से पूछा जाएगा, एंड चीफ जस्टिस ऑफ द 2 कंसर्न, भाई यहां के चीफ जस्टिस और यहां के चीफ जस्टिस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स इन्वॉल्व, इन दोनों से भी पूछा जाएगा कि भाई यहां से यहां हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद ही आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे।
एडिशनल जज एंड एक्टिंग जज, प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को, क्वालिफाइड पर्सन कौन, जो हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल है, उसको एडिशनल जज बना सकता है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, 2 साल से ज्यादा नहीं होगा। बट वो एडिशनल हमें किसी चीज की एडिशनल जरूरत कब पड़ती है, या तो काम बहुत हो गया हो, या फिर एरियर्स ऑफ वर्क। एरियर का मतलब क्या है, पिछला काम इकट्ठा हो गया। फॉर एग्जांपल कई बार आपने पेरेंट्स को सुना होगा कि एरियर मिल गया। एरियर मतलब पिछला सारा जितना पैसा था इकट्ठा होके मिल गया। भाई पिछले 10 साल से रुका हुआ था, इकट्ठे मिल गया वो, ठीक है। एरियर ऑफ वर्क, भाई काम इतना इकट्ठा हो गया, इसलिए हमें थोड़ी सी एडिशनल जजेस की जरूरत है। नाउ एक्टिंग जज, भाई प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक्टिंग जज भी लगा सकता है। कब, जब जो जज एट प्रेजेंट है या तो वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करा था, या फिर जो जज है वो अभी चीफ जस्टिस बना हुआ है, ठीक है। एक हाई कोर्ट है, मान लो ये जज चीफ जस्टिस बन गया फॉर द टेम्परेरी पर्पस, ये सीट वैक्यूम हो गई, इसकी जगह पे एक्टिंग जज, या फिर क्या पता ये जज अपनी ड्यूटीज ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, उस टाइम पर एक्टिंग जज। बट इन बोथ द केसेस एज लिमिट विल बी 62, 65 in case of Supreme Court, in case of High Court it is 62. Now third is the subordinate courts, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हमारे पास डीजे आएगा। डीजे आपको याद रखना है, डीजे स्टैंड फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। यहां पर गवर्नर का रोल आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक यहां पर कोई भी रूल नहीं है, राष्ट्रपति जी का रूल है। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज द अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नर वन। इसके अलावा आपने देखा होगा जुडिशरी का पेपर होता है सेशन जजेस के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हिमाचल जुडिशियल सर्विस, फॉर एग्जांपल हरियाणा जुडिशियल सर्विस, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के पेपर निकलते हैं दैट आर कंडक्टेड बाय द एचपीएससी, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन और द रिस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। नाउ ही शुड, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट में ना हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, और वो एडवोकेट हो या प्लीडर, एक इनके साथ प्लीडर बैठता है, आप जुडिशरी में टर्म होती है प्लीडर, ठीक है, 7 साल तक प्लीडर रहा हो, और हाई कोर्ट ने उनका नाम भेजा हो अपॉइंटमेंट के लिए, उस टाइम पर वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, एंड दैट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ये 3 कंडीशन है उनके लिए, ठीक है। इस पे कंडीशंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, इस पे कुछ भी घुमा फिरा नहीं सकते, कोई ट्रिक नहीं कर सकते इस पे, वो डायरेक्ट आपको ये आएगा, वो भी मेंस में। प्रीलिम्स में तो मुझे उम्मीद नहीं है कि भाई क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस, ठीक है, दैट इज जो पेपर के थ्रू आते हैं, थ्रू द पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द गवर्नर आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। अब भाई पब्लिक सर्विस कमीशन से क्यों कंसल्ट कर रहे हैं, बिकॉज वही तो, जैसे यूपीएससी, वही तो पूरी की पूरी लिस्ट बना के भेजेंगे कि कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और यहां पर कंट्रोल इट इज वेस्टेड विद द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, क्वाइट ऑब्वियस है, उस स्टेट हाई कोर्ट के वो एम्बिट के अंदर रहेंगे। ये अदर जजेस मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो बंदे हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है। नाउ स्ट्रक्चर होता है उसका कुछ एक, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि भाई कौन कौन से 3 हमारे पास 3 टायर्स हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए वी हैव अ सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये जस्ट मैंने आपके एक नॉलेज पर्पस के लिए किया है, एक फैक्ट बेस कि भाई इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर वो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं तो ये 3 हायरार्की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन जजेस कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। सेम सिविल केसेस भी होगा, अगर वो सिविल कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट जज सबसे ऊपर होगा, उसके बाद सबऑर्डिनेट जज कोर्ट और म्यूनिसिपल कोर्ट होगा, ठीक है। जैसे अगर आप 43 सेक्टर आए होंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियल एकेडमी बनी हुई है 43 चंडीगढ़ में, ठीक है। तो अगर वो क्रिमिनल मैटर है तो ये हायरार्की होगी, अगर वो सिविल केस है तो ये हायरार्की आपके पास होती है। इस हायरार्की में अंदर क्या केसेस होते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, वो रेदर इवन इन द केस ऑफ यूपीएससी ऑल्सो वी डू नॉट रीड, वो हमारे लॉ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज कैसे अपॉइंट होता है, क्या कंडीशंस हैं, प्लीडर, एडवोकेट, रिकमेंडेड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस गवर्नर अपॉइंट्स, देयर इज नो रोल ऑफ द प्रेसिडेंट हियर, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, क्वाइट ऑब्वियस है, हाईएस्ट होगा वो। उसके पास ओरिजिनल पावर भी है, ओरिजिनल मतलब जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में करा, जो उसकी जुरिडिक्शन के अंदर ही फॉल कर रही है, बिगिन हो रही है। अपीलेट मतलब भाई कोर्ट ऑफ अपील, नीचे से अपील करके आप डिस्ट्रिक्ट जज तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां से आप अपील कर डिस्ट्रिक्ट जज तक पहुंच गए। नाउ अगर वो सिविल केसेस को डील कर रहा है दैट विल बी नोन एज द डिस्ट्रिक्ट जज, अगर वो क्रिमिनल केस को जज कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज सेशन जज। इन दोनों में डिफरेंस खाली इतना ही है
अगर सिविल केस है तो डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल मैटर है तो सेशन जज। ठीक है, अब सेशन जज आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी लगा सकता है और कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है ऑन अ कन्विक्टेड फेलन। हाउएवर सच सेंटेंस शुड बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट्स। क्वाइट ऑब्वियस है, डिस्ट्रिक्ट जज ने मान लो यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया तो क्वाइट ऑब्वियस है उसको कंफर्म एक बार करेगा हाई कोर्ट्स। वो अपने आप से उनका डिसीजन फाइनल नहीं होगा, उसको एक कंफर्मेशन चाहिए होगी थ्रू द अपर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट। ठीक है, फिर डेट रिस्पेक्टिव पिटिशनर, पिटिशनर मतलब भाई जिसके खिलाफ ये करा गया है, अब वो क्वाइट ऑब्वियस है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता है बाय कोर्ट ऑफ अपील। क्लियर? तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज और ये वाला एक टॉपिक मैंने इसमें और जोड़ा है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इज आर्टिकल नंबर 368। मैं अभी तक आपको ये तो बता चुका हूं कि संविधान कैसे अमेंड करना है, उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आपको मैं बता देता हूं। नंबर 1, पहले तो ये को प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर मतलब मिनिस्टर के अलावा कोई भी, राहुल गांधी। ठीक है, द प्राइवेट मेंबर, नॉट अ मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर। सेकंड पॉइंट, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा और द राज्यसभा। नंबर 3, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए बिल ये। नंबर 3। नंबर 4, अगर मान लो कोई संविधान में चेंज हो रहा है, उससे स्टेट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। इसका एग्जांपल जीएसटी। फॉर एग्जांपल अभी तक हमारे पास यूनियन लेवल पे यूनियन टैक्सेस होते थे, स्टेट लेवल पे स्टेट, बट कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट करी थी हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का मतलब है दोनों लगा सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी टैक्स नहीं था जो दोनों लगा सकते हैं, बट पहला टैक्स आया, दैट इज कॉल्ड अ जीएसटी। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में करेंगे। तो अब यहां पर स्टेट्स, क्वाइट ऑब्वियस स्टेट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पर स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। 28 में से 15 स्टेट्स, 14 स्टेट्स, हाफ स्टेट से आपको रेटिफाई कराना पड़ेगा। रेटिफाई मतलब वो साइन करेंगे सिंपल मेजोरिटी से पास करके। ठीक है, नंबर 5, जब राष्ट्रपति जी के पास ये बिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रपति जी इज बाउंड टू साइन द बिल। किस संविधान के संशोधन में, अमेंडमेंट में कहा गया था 24th अमेंडमेंट 1971, जब इंदिरा गांधी मैम जी ने यहां पर यह करवाया कि राष्ट्रपति बाउंड है, इस टाइम पर कोई भी वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। वो इसमें यह नहीं हो सकता कि वो रिकंसिडर के लिए भेजें। सो दीज आर द स्टेप्स। अब इसको मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा देता हूं। नंबर 1, साउथ अफ्रीका से हमने इसको बोरो किया था, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में जब हमने फीचर्स किए थे तब किया था। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नीदर रिजिड नॉर नेदर एज रिजिड इन अमेरिका नॉर एज फ्लेक्सिबल। भाई इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है ना रिजिड भी नहीं है। हमने फर्स्ट क्लास में किया था टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड, फ्लेक्सिबल, रिटन, अनरिटन। नंबर 3, ये आर्टिकल तो अब तक याद ही हो चुका होगा आपको, आर्टिकल 368 डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स एंड द पार्स। ठीक है, केशवानंद भारती केस में कहा गया था संविधान को चेंज करो, हमें कोई इश्यू नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाओगे नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कल को ये ना कह दे आप कि इंडिया इज अ हिंदू स्टेट, इंडिया इज अ मुस्लिम स्टेट। भाई एक हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो वो रिलीजियस लाइंस पे अलग नहीं हुए थे। ये बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिवाइडेड ऑन द रिलीजियस लाइंस। पाकिस्तान रिलीजियस लाइंस पे अलग हुआ था, इंडिया वाज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। क्लियर? नाउ प्रोसीजर क्या है जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया ये सारा, अब इसमें इंग्लिश में करते हैं। अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पस इन ईदर हाउस, भाई लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी हाउस में आ सकता है। नंबर 2, बाय मिनिस्टर या कोई और जो मर्जी इसको इंट्रोड्यूस कर दे, देयर इज नो इशू। उसके बाद दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती थी? मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इन दोनों से पास होगा, उसके बाद ही बिल पास माना जाएगा। नंबर 4, हर हाउस को सेपरेटली पास करना है। मान लो अगर डिसएग्रीमेंट हो गया, जैसे हमने ऑर्डिनरी केस में किया था लास्ट क्लास में, तो ज्वाइंट सिटिंग थी, बट हियर देयर इज नो स्कोप ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग किस में थी? आर्टिकल नंबर 108। नंबर 4, अगर वो स्टेट्स को इफेक्ट कर रहा है, एग्जांपल दिया मैंने जीएसटी, तो आपको यहां पर हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाई करवाना पड़ेगा, दैट इज द 14 स्टेट्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट, आफ्टर द पासेज ऑफ द बिल राष्ट्रपति जी के पास जाएगा एंड अंडर 24th अमेंडमेंट 1971 प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन द बिल।
ये अमेंडमेंट याद हो जाना चाहिए आपको, 24 अप्रैल 1971। यहीं से 20, मैंने तो डेट भी यहीं से याद रखी हुई है, 24 अप्रैल 1973 केशवनंदा भारती केस, 24 अप्रैल 1973 and 24th amendment 1971 president is bound to sign the bill, 24th अप्रैल पंचायती राज डे PRI, ये तीनों दिन आपको 24th से याद हो जाने चाहिए। राष्ट्रपति जी के पास जब बिल आएगा वो वीटो पावर यूज नहीं कर सकते, उनको साइन करना ही पड़ेगा। क्लियर? नाउ प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एन असेंट, उनको असेंट देनी पड़ेगी एंड बिल बिकम्स एन एक्ट। अब कौन सी चीज कैसे अमेंड होती है, मैंने उसकी एक लिस्ट बता दी है, ये आपको अच्छे तरीके से रेक्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए कि कौन से बिल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, किसके लिए स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। भाई जो वोट कर रहे हैं और प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल 100 स्ट्रेंथ है हमारी क्लास की, आज 90 आए हैं, अब 90 आए हैं और 90 वोट भी कर रहे हैं, दैट इज 46, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल मेजोरिटी, नंबर ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अब आपको सर 100 में से आज बंदे ही 50 आए हैं तो 50 वोट कर रहे हैं, 26। अब कौन कौन से संविधान के प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज होंगे, ये आपको रेक्टिफिकेशन करना है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल नंबर 3 हमने किया था, इसका रीसेंट एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एबॉलिशन। सेकंड शेड्यूल, कोरम, कोरम में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट, दैट इज 10%। सैलरी एंड अलाउंस रिलेटेड द पार्लियामेंट। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, पार्लियामेंट में क्या रूल्स हैं। प्रिविलेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज को आके यूज करना है कि नहीं करना है, कोई चेंज लाना है, सिंपल मेजोरिटी। नंबर ऑफ प्यून जजेस, प्यून जजेस मैंने आपको बताया, अदर देन चीफ जस्टिस इज कॉल्ड प्यून जजेस। ठीक है, कॉन्फरिंग मोर पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास और पावर देनी है, मान लो हमने पावर देनी है तो पावर कौन देगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे देगी, एक रेजोल्यूशन लाएगी, सिंपल मेजोरिटी से पास करवाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज अभी हिंदी और इंग्लिश यूज होती है, अदर देन आपको स्पीकर से पूछना पड़ता है। सिटीजनशिप, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कोई भी चेंज लाने आपको यहां पर पूछना पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन जो भी जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है, यूनियन टेरिटरीज कोई भी चेंज करना है यूटीज में, 5th and 6th शेड्यूल दैट इज द शेड्यूल्ड एरियाज, और 6th शेड्यूल मींस AM TM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। मैं इनको जस्ट रीड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम कर चुके हैं, आपको ये चीज बस रेक्टिफिकेशन चाहिए कि कौन सी चीज सिंपल मेजोरिटी से पास होगी। स्पेशल मेजोरिटी कहां चाहिए होगी, क्वाइट ऑब्वियस है, जब आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए हम कराए KBC केस कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करो, हमें कोई इशू नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लाओगे। DPSP, Directive Principles of State Policy, all the other provision which are not covered by the above category, above मतलब जो सिंपल में नहीं है, तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका रीसेंट एग्जांपल हमने करा भी था, आर्टिकल नंबर 43B, आर्टिकल नंबर 1 क्लॉज C, दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें स्टेट के पार दी गई थी कि आप अपनी एक ओबीसी की लिस्ट बना के दे सकते हैं। क्लियर? नाउ स्पेशल मेजोरिटी विद द स्टेट कंसेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर हाफ ऑफ द स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रपति जी की इलेक्शन, आपको याद हो राष्ट्रपति जी के इलेक्शंस में एमएलए पार्टिसिपेट करते थे, क्वाइट ऑब्वियस है वो प्रोसीजर अगर हम चेंज कर रहे हैं स्टेट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, भाई यूनियन और स्टेट्स की कुछ पावर चेंज करनी है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चेंजेस लाने हैं, क्वाइट ऑब्वियस है स्टेट से पूछना पड़ेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, भाई पावर जो स्टेट कर रहे हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में, लेजिस्लेटिव पावर्स आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, स्टेट से पूछना पड़ेगा। स्टेट की रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है स्टेट्स की लोकसभा राज्यसभा में, आपको अगर उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हो तो स्टेट से पूछना पड़ेगा। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो 368 में जो प्रोसीजर है आप उसको ही अमेंड करना चाह रहे हो, तो क्वाइट ऑब्वियस है आपको यहां पर स्टेट से रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। बट एक बात याद रहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता और ना होगा, देयर इज नो प्रोविजन, ओनली पार्लियामेंट कैन डू। क्लियर? तो ये लिस्ट आपको याद हो। ठीक है, इसकी एक रीडिंग करना जस्ट एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले, इसको एक रीड आउट करना, बहुत सिंपल है ये, आपको पता हो बस कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स
I'm concluding my this judicial part also and amendment of the constitution. And in the coming lecture, I'll be coming with the lower, that is a local government, the panchayat, municipalities, constitutional bodies and non-constitutional bodies. So with these words, I'm concluding today's session. Jai Hind to all. Take care and study hard.